सोचिए, अगर कोई देश चांद पर सिर्फ अपना झंडा गाड़ने के बजाय उसे समझने, उसके रिसोर्सेज इस्तेमाल करने और वहां पर एक बेस बनाने की सोचे तो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना। लेकिन चीन का चांग-ई प्रोग्राम ठीक यही कर रहा है। ये एक बहुत ही पुराने मिथक से प्रेरित है और आज हम इसी की कहानी को परत दर परत खोलकर देखेंगे। देखिए, हर बड़े मिशन के पीछे ना एक कहानी होती है। इस प्रोग्राम का नाम है चांगी, जो चीनी माइथोलॉजी में चांद की देवी हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि वो हमेशा जिंदा रहने का राज जानने के लिए चांद पर रहने चली गई थीं और आज चीन का स्पेस प्रोग्राम भी उसी चांद तक पहुंच रहा है, लेकिन एक अलग तरह की अमरता के लिए, ज्ञान और भविष्य की अमरता। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा काम किया कैसे जा रहा है। चीन ने इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से 4 स्ट्रैटेजिक फेज में बांट दिया है। पहला, चांद के चक्कर लगाना। दूसरा, उस पर उतरना। तीसरा, वहां से एक टुकड़ा घर वापस लाना। और आखिरी में वहां एक परमानेंट बेस बनाने की नींव रखना। ये कोई जल्दबाजी वाली रेस नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा प्लान है। किसी भी बड़ी मंजिल तक पहुंचने से पहले पहला कदम मजबूत होना चाहिए, है ना। स्पेस एक्सप्लोरेशन का भी यही नियम है। तो पहले 2 फेज का सिर्फ एक ही मकसद था, चांद तक पहुंचने और उस पर सेफली उतरने की कला में माहिर बनना। तो पहले फेज की शुरुआत हुई चांग-ई 1 और 2 ऑर्बिटर्स के साथ। और ये कोई टूरिस्ट नहीं थे जो बस घूमने गए हों। चांगी 1 ने सिर्फ तस्वीरें नहीं खींची, उसने उस वक्त का सबसे डिटेल्ड 3D मैप बनाया पूरे चांद का। ये कुछ ऐसा था जैसे भविष्य के मिशंस के लिए खजाने का नक्शा तैयार करना, जिसमें बताया गया हो कि सबसे कीमती रिसोर्सेज कहाँ हैं और सबसे सेफ लैंडिंग स्पॉट कौन से हैं। और फिर वो पल आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, चांग-ई 3 मिशन। इसके साथ ही चीन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया। सोचिए, करीब 40 साल के सन्नाटे के बाद इंसानियत ने एक बार फिर चांद की जमीन को छुआ था। ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक बहुत बड़ी छलांग थी और यहां से महत्वाकांक्षा और भी बड़ी होती गई। चांगी 3 ने तो U2 रोवर को चांद के उस हिस्से पर उतारा जिसे हम यहां से देखते हैं, लेकिन चांगी 4 ने तो एक कदम और आगे बढ़कर एक छलांग लगाई अंधेरे में। इसने U2 रोवर को चांद के उस रहस्यमयी फार साइड पर उतारा, वो हिस्सा जो पृथ्वी से कभी नहीं दिखता। ये वो जगह थी जहां पहले कोई भी रोवर नहीं पहुंचा था, एकदम अनएक्सप्लोर्ड। अच्छा, चांद पर जाना एक बात है, पर क्या वहां से उसका एक टुकड़ा घर वापस लाया जा सकता है? यही था फेज 3 का सबसे बड़ा सवाल। और ये कहानी है चांग-ई 5 मिशन की, जो सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन मिशन नहीं बल्कि एक तरह की कॉस्मिक चोरी थी। सवाल बहुत सीधा था, पर इसका जवाब बेहद मुश्किल। क्या चीन के पास वो टेक्नोलॉजी थी कि वो चांद की सतह से पत्थर उठाए, वहां से एक रॉकेट लॉन्च करे और फिर उसे सेफली पृथ्वी पर वापस ले आए? ये इस मिशन का असली इम्तिहान था। इस मुश्किल काम को करने के लिए चांगी 5 अकेला स्पेसक्राफ्ट नहीं था, बल्कि ये 4 अलग अलग हिस्सों का एक ग्रुप था। पहला था सर्विस मॉड्यूल, जो ऑर्बिट में रहकर वापसी का सफर को लीड करता था। दूसरा लैंडर, जिसका काम था सतह पर उतरकर सैंपल इकट्ठा करना। तीसरा एसेंट व्हीकल, जो एक मिनी रॉकेट की तरह था और सैंपल्स के साथ चांद से वापस उड़ता था। और आखिर में रिटर्न मॉड्यूल, जो उस कीमती सामान को पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लाता था। ये पूरा का पूरा एक ऑटोमेटेड डांस जैसा था जो लाखों किलोमीटर दूर हो रहा था। और मिशन का हर एक स्टेप थ्रिल से भरा हुआ था। पहले तो चांद के एक पुराने ज्वालामुखी वाले इलाके में उतरना, फिर एक ड्रिल और एक रोबोटिक हाथ से सैंपल इकट्ठा करना, और फिर इतिहास में पहली बार चांद के ऑर्बिट में बिना किसी इंसान की मदद के पूरी तरह से ऑटोमेटिक डॉकिंग करना। और तो और वापसी में कैप्सूल सीधे नहीं घुसा, बल्कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से किसी पत्थर की तरह 1-2 बार टकराकर अंदर आया ताकि वह जलने से बच जाए। कमाल की इंजीनियर। तो इस पूरे मुश्किल प्रोसेस का नतीजा क्या निकला? 1731 ग्राम। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये वजन है चांद की उन चट्टानों और मिट्टी का जिन्हें सफलतापूर्वक वापस लाया गया। ये सिर्फ पत्थर और धूल नहीं थे, ये मिशन की कामयाबी का पक्का सबूत थे। 44 साल से भी ज्यादा के इंतजार के बाद हमारे पास चांद से लाए गए नए सैंपल्स थे। और जैसा कि साइंटिस्ट को जल्द ही पता चला, इन सैंपल्स में एक बहुत बड़ा राज छिपा था। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इन पत्थरों में ऐसा क्या खास था, इन्हें इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही थी? वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये टाइम कैप्सूल थे जो प्लैनेटरी साइंस की हमारी पूरी समझ को बदलने वाले थे। असली कहानी यहां से शुरू होती है। देखिए, जो अपोलो मिशन के सैंपल थे वो बहुत ही पुराने थे, लगभग 3 से 4.5 अरब साल पुराने।
उनको देखकर ऐसा लगता था कि चांद बहुत पहले ही जियोलॉजिकली एक डेड प्लैनेट बन चुका था। लेकिन चांगी 5 के सैंपल सिर्फ 2 अरब साल पुराने थे। ये बहुत बड़ा फर्क है। और इसका मतलब हैरान कर देने वाला था। इसका मतलब था कि चांद पर ज्वालामुखी वाली एक्टिविटी हमारी सोच से लगभग 1 अरब साल बाद तक चलती रही। ये कोई छोटी मोटी अपडेट नहीं थी। इसे खोज ने चांद के बनने और ठंडा होने की कहानी को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। और खोजें यहीं खत्म नहीं हुई। इन्हीं कीमती सैंपल्स के अंदर साइंटिस्ट को एक बिल्कुल नया मिनरल मिला, जिसका नाम रखा गया चेंजेसाइट वाई। इस खोज के साथ ही चीन, अमेरिका और पुराने सोवियत संघ के उस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल हो गया जिसने चांद पर कोई नया मिनरल खोजा हो। तो चांग-ई 5 तो एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब भविष्य की तरफ देखते हैं। चीन अब इस प्रोग्राम के चौथे और सबसे महत्वाकांक्षी फेज में जा चुका है, जिसका मकसद है चांद पर एक तरह की परमानेंट मौजूदगी बनाना। और भविष्य तो किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। चांग 6 जो 2024 में पूरा हुआ, वो चांद के फार साइड से सैंपल लेकर आ चुका है। ऐसा पहली बार हुआ है। आगे चांग 7 साउथ पोल के अंधेरे गड्ढों में पानी की बर्फ खोजेगा, और चांग 8 तो ये टेस्ट करेगा कि क्या चांद की मिट्टी से ही 3D प्रिंट करके बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। सोचिए, चांद पर ही मौजूद रिसोर्सेज से कंस्ट्रक्शन करना। ये सारी तैयारी एक बड़े लक्ष्य के लिए है, एक इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन बना।